इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है, उसके बाद पूरी बहस चढ़ जाती है। चक्कर उस जो जजमेंट था जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनका जजमेंट ये था कि किसी भी लड़की का, यहाँ गौर करिएगा, लड़की नाबालिग है, 11 साल की है, उसका स्तन छूने से, उसकी जो नाड़ा खोलने से रेप में शुमार नहीं करेंगे। अब इसको लेकर बहस चल रही है। इस जजमेंट को देने की वजह क्या थी, कितना सही कितना गलत है, इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं यूपी स्टेट लॉ कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन जस्टिस एन मित्तल सर। मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। मैं ये समझना चाहता हूँ सर आपसे कि इस स्टेटमेंट को आप क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? समाज में तो बहुत ज्यादा इसको लेकर नाराज। देखिए, कानून की व्याख्या करना न्यायाधीशों का कार्य है और विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानून की व्याख्या करते हैं। जहाँ तक इस मामले का प्रश्न है, इस मामले में अगर आप पूरे निर्णय को पढ़ें तो इसमें न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये एक कंप्लेंट केस था, यानी परिवाद था, इस्तगासा जिसको हम बोलते हैं, इस्तगासा था। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई थी और इस्तगासे की जो प्रक्रिया है वो धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज होते हैं परिवादी का, और उसके समर्थन में 2 गवाहों के बयान धारा 202 के अंतर्गत दर्ज होते हैं। ना तो परिवाद पत्र में कहीं भी बलात्कार का आरोप था और ना ही धारा 200 के बयान में कहीं भी बलात्कार का आरोप था, और ना ही गवाहों ने ऐसा कोई बयान दिया कि बलात्कार करने का प्रयास किया गया। जहां तक स्तन दबाने का या नाड़ा खोलने का प्रश्न है, इसके बारे में भारतीय दंड विधान में अलग से धारा 354 ए बी सी डी 4 कैटेगरी हैं, वो पहले से दी हुई हैं। पॉक्सो एक्ट में भी इसकी व्यवस्था है। तो किसी महिला का मोलेस्टेशन और किसी महिला के साथ रेप का प्रयास, ये दोनों अलग अलग अपराध हैं, दोनों की भिन्न भिन्न दंड हैं और दोनों के भिन्न भिन्न इंग्रेडिएंट हैं। तो वर्तमान मामले में जैसा कि मैंने जजमेंट को पढ़ा है, उसमें चूंकि परिवाद में, परिवादी के बयान में, गवाहों के बयान में पूरी तरह साइलेंट है कि उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। जहाँ तक नाड़ा खोलने का प्रश्न है, जहाँ तक स्तन दबाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से ये किसी महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार है और इसके लिए धारा 354 आईपीसी, पुरानी आईपीसी में इसका पूरा अपराध वर्णित है और व्याख्या है। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि वो अपराध किस प्रकृति का है। किसी महिला को मात्र गलत नियत से छूने मात्र से बलात्कार का प्रयास नहीं कहा जा सकता। अब तो एक यहाँ चीज तो में और निर्णय में, हाथ डाला गया, उसका जी, वो नाड़ा खोला गया सर। 354 में कवर्ड है मान्यवर। वो किसी महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाना धारा 354 की परिभाषा के अंतर्गत आता है और 354 की परिभाषा और 376 की परिभाषा पूरी तरीके से पृथक है। और इस मामले में अगर एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, न्यायाधीश जो होता है वो कानून दोनों के लिए बराबर अप्लाई करता है, चाहे वो परिवादी हो चाहे वो अभियुक्त हो। इस मामले में जैसा कि मैंने निर्णय पढ़ा, दोनों अभियुक्त पिता पुत्र हैं आपस में। क्या आज की सामाजिक परिवेश में, सामाजिक परिस्थिति में ये संभव है कि अपने पिता की मौजूदगी में कोई लड़का किसी लड़की के साथ बलात्कार कर दे? आज हमारा समाज अभी इतना नहीं गिरा है। जहां तक मुकदमेबाजी का प्रश्न है, जिन लोगों को लोअर कोर्ट की मुकदमेबाजी का अनुभव है, इस प्रकार के मामले कॉन्कॉक्टेड भी होते हैं, रंजिश की वजह से भी हो सकते हैं, अन्य मुकदमेबाजी की वजह से भी हो सकते हैं, किसी को परेशान करने की नीयत से भी हो सकते हैं, किसी को दबाए जाने की नीयत से भी हो सकते हैं। मैं उस इंटेंशन की तरफ नहीं जा रहा। हम जो भी आरोप लगाते हैं वो उन इंग्रेडिएंट्स के आधार पर लगाते हैं जो इंग्रेडिएंट हमें साक्ष्य से परिलक्षित हो रहे हैं। अगर साक्ष्य से जो इंग्रेडिएंट परिलक्षित हो रहे हैं वो बलात्कार के प्रयास के नहीं हैं और खाली मॉलेस्टेशन के हैं, तो निश्चित रूप से मॉलेस्टेशन का ही मामला बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी केवल समनिंग ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में पार्टी हाई कोर्ट गई थी और समनिंग ऑर्डर को माननीय
न्यायालय ने धारा 376 को क्वैश कर दिया है, बाकी धाराओं में जो समनिंग है वो अभी इंटैक्ट है। तो मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, अगर निश्चित रूप से लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है तो लड़की को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने किन परिस्थितियों में अपनी कंप्लेंट में इस बात का उल्लेख नहीं किया। उसको ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में उसने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 सीआरपीसी में इस बात का उल्लेख नहीं किया। गवाहों को भी ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने धारा 202 के बयान में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब कोई अभियुक्त तलब होता है तो अभियुक्त के तलब होने के बाद दो प्रक्रिया होती है, एक समन्स ट्रायल, एक वारंट ट्रायल। समन्स ट्रायल में सीधे सीधे एविडेंस लेना शुरू हो जाती है और वारंट ट्रायल में जो भी एविडेंस आती है उसके आधार पर आरोप की रचना करके तब विचारण किया जाता है। तो ये मामला चूंकि वारंट ट्रायल है, इसलिए इस मामले में धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पहले अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अभियुक्त की मौजूदगी में लिखा जाएगा। अभियुक्त को उनसे प्रतिपरीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर न्यायालय ये पाता है कि इसमें अमुक अपराध नहीं बनता है तो धारा 245 के अंतर्गत उसको डिस्चार्ज कर सकता है। अगर न्यायालय ये पाता है कि वो कोई आरोप बनता है तो उसको उस आरोप की रचना की जा सकती है और धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उससे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति दी जाएगी। फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद डिफेंस एविडेंस होगा, डिफेंस एविडेंस के बाद दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुने जाएंगे, तब निर्णय आएगा। अभी आप इसको निर्णय नहीं मान सकते, ये खाली समनिंग ऑर्डर है। देखिए सर, पैरा 21 का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर। उसमें जज साहब लिखते हैं कि they had to broken string of her lower garment and tried to drag her beneath the culvert, but due to intervention of witnesses, they left the victim and fled away from the place of incident. देखिए अब सर यहाँ बताइए, अब जज साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो वहां पर विटनेसेस पहुंचते वो चले जाते हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है कि ये तय हो सके, इंफरेंस हो सके कि जो अक्यूज्ड है वो डिटरमाइंड थे रेप करके। अब सर बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई रिवॉल्वर में तानता है और गोली चलाता है और गोली कहीं और चली जाती है, या तो ये कहेगा नहीं साहब कोई केस नहीं बनता, वो ऐसा कुछ था नहीं, उनको लोगों ने पकड़ लिया, मतलब गोली नहीं चला पाती। तो वही बात आ गई, जब जब लोग पहुंच गए तो रुकना ही था उनको। नहीं, देखिए ऐसा है, कानून में एक शब्द का प्रयोग होता है मैंसिरिया। मैंसिरिया का मतलब होता है इंटेंशन टू कमिट क्राइम, और इंटेंशन टू कमिट क्राइम होगी तो फिर उस क्राइम को करने की प्रिपरेशन होगी, और जब उस क्राइम को करने की प्रिपरेशन हो जाएगी तब उस क्राइम को कमिट किया जाता है। तो किसी भी क्राइम को ऐसा नहीं है कि तत्काल ही कोई क्राइम कमिट हो जाता है। क्राइम को कमिट करने के लिए एक इंटेंशन होती है, इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन के बाद कोई भी उसको जब एक्ट अपॉन किया जाता है तब माना जाता है कि वो ऑफेंस किया जा रहा है। तो इस मामले में चूंकि आरोपी सगे पिता पुत्र हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया, आजकल एक ये परंपरा एक चलन सी बन गई है, और मैं तो कहूँगा कि अधिवक्ताओं की उपज है कि किसी भी मामले में, चाहे वो मैट्रिमोनियल, आपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी देखा होगा कि ससुर के ऊपर, देवर के ऊपर, जेठ के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है, हस्बैंड के ऊपर अप्राकृतिक मैथुन का आरोप लगा दिया जाता है। तो देखिए, आरोप लगाना अलग चीज है और आरोप को सिद्ध करना अलग चीज है। और आरोप के बारे में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब बलात्कार करने की कोशिश की गई तो फिर उस बात को परिवाद में या कंप्लेंट में आपने क्यों नहीं लिखा? क्या वजह थी कि आपने नहीं लिखा और अपने बयानों में भी नहीं बताया? अगर आपने कंप्लेंट में नहीं लिखा होता, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपको अपने बयानों में तो ये बात बतानी चाहिए थी कि आपके साथ बलात्कार की कोशिश की गई। तो आजकल जो हम मुकदमेबाजी का ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत कहना चाहिए कि स्तर नीचे गिर चुका है, और इसमें मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि ऐसे मामलों में फंसाने के लिए बाजारू औरतों का भी प्रयोग किया जाता है, वेश्याओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस मामले में क्या है, निश्चित रूप से इस मामले की तह में जाएंगे आप, इस मामले को आप
स्थानीय स्तर पर जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस मामले में कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से हो सकता है कि उनकी पूर्व की कोई रंजिश रही हो, पूर्व की कोई मुकदमेबाजी रही हो, पूर्व में इस प्रकार का कोई दबाव बनाने का षड्यंत्र रहा हो, कोई ना कोई बैकग्राउंड इसकी जरूर होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रास्ता चलते लड़की के साथ कोई बलात्कार का प्रयास अनायास ही कर लेगा। देखिए हुआ है सर खैर, लेकिन बात अब सीबीआई तक पहुंच चुकी है। कुछ वकीलों ने इस बात को सीबीआई तक ले गए हैं, कुछ महिला एडवोकेट्स भी हैं, उन्होंने सीबीआई के संज्ञान में इस बात को लाया है, जजमेंट को लाया और कहा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना कितना बेहतर है, क्योंकि आप कहीं मॉनिटाइजेशन का बात होगी तो भी आदमी घबराएगा कि आप कोर्ट जाए कि ना जाए, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया जैसे बताया जा रहा है कि निजी देखिए, अंग को दबाना, नाड़ा खोलना रेप नहीं, में नहीं, नहीं नहीं, होता। ये तो ये ऐसा ये लग रहा देखिए, है कि वो वकील बन गए हैं, जैसा एक ऐसा मे मैसेज आ रहा है। मेरी राय में इस मामले को मैंने सुना है कई टीवी चैनल्स पर इस मामले को राजनीतिक तूल भी दिया जा रहा है और इस मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा करके भी बताया जा रहा है। और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अपनी जगह है और जुडिशियल एक्शन अपनी जगह है। अगर मान लीजिए पीड़ित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी डिवीजन बेंच में अपील कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये मामला मात्र प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी केवल समनिंग के खिलाफ गए हैं, अभी केवल उनको तलब करने के आदेश के विरुद्ध बुलाया गया है। अभी ऐसा नहीं है कि उनका ट्रायल पूरा हो गया या पूरी एविडेंस आ गई। तो अभी मैं नहीं समझता कि इसमें इसमें सीजीआई या कोई और अन्य न्यायाधीश इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेंगे या कर सकते हैं। जुडिशियल मैटर है, जुडिशियल मैटर की जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। आप इसको डिवीजन बेंच के सामने ले जा सकते हैं, डिवीजन बेंच इस मामले में निर्णय दे सकती है। और अभी तो चूंकि समनिंग है, अभी एविडेंस भी नहीं रिकॉर्ड हुई है। अभी तक तो जो एविडेंस धारा 200 और 202 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज हुई है वो अभियुक्त की गैर मौजूदगी में दर्ज हुई है। अब अभियुक्त की मौजूदगी में एविडेंस तो दर्ज होनी चाहिए, दर्ज करानी पड़ेगी ना। हमने ही सैकड़ों मामले ऐसे देखे हैं कि बलात्कार का आरोप है और उसके बाद लड़की आकर के कह जाती है कि साहब मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो गांव वालों के कहने से या अपने पिताजी के कहने से या उनके कहने से ये हाँ, झूठा आरोप लगा दिया। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की इज्जत को उछालना अच्छी बात नहीं है। कोई कोई हर व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि आजकल इवन बाजारू औरतों को भी इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार के आरोप लगाने में, क्योंकि इस प्रकार के आरोप के लिए कोई खास उसकी जरूरत नहीं होती है। आपको अगर चोट पहुंची है तो निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया या नहीं कराया, आपके कहाँ कहाँ चोट है, ये चोट कितनी पुरानी है, ये चोट किस हथियार से आ सकती है। बलात्कार का आरोप तो ऐसा है कि आप आजकल, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि अधिवक्ताओं ने एक एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो अपनी फीस के चक्कर में आज समाज को खराब कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए। तो आप हैं जस्टिस मित्तल साहब, जिन्होंने थैंक इस जजमेंट पर एक अपनी अहम राय रखी। फिलहाल आज के लिए बस नहीं, बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ, एक नए केस के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तद अपने होस्ट और को दीजिए इजाजत। नमस्कार।